आप सुन रहे हैं लुका छुपी का खेल। कभी आपने महसूस किए है कि कोई आपको देख रही हो जबकि वहां कोई नहीं होती? कभी अंधेरे में किसी की धीमी हंसी सुनी हो लेकिन कोई नजर नहीं आती है वहां? आज मैं आपको भानुपुर की एक घर की कहानी सुनाने जा रही हूं। एक ऐसी घर जहां जो एक बार जाती है वो कभी लौट के नहीं आती। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये उन लोगों की सच्ची दास्तां है जो उस घर के करीब गए थे और वहां से लौट के नहीं आए। आपके साथ मैं हूं अनामिका, आपकी कहानीकार, कहानी लेखक शुभ हो। आप सुन रहे हैं अनुभूति का। भानुपुर पश्चिम मेदिनीपुर का एक छोटा सा गांव। हरे भरे खेत, मिट्टी की पगडंडियां और पुराने घर से भरा ये गांव बाहर से देखने में एकदम शांत और सुंदर लगते थे। लेकिन इस गांव के एक कोने में, जहां घनी झाड़ियां और पुराने पेड़ थे, वहां एक घर भी थे। वैसे घर जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते थे। ये कोई साधारण घर नहीं थे, ये एक बड़ा टूटा फूटा हवेली जैसे थे जिसकी दीवारों पर काले धब्बे थे, जैसे कोई आग लगने के बाद भी जीवित हो। खिड़कियां टूटी हुई थी और उन पर झूलते हुए पुरानी लकड़ियों के दरवाजे कभी कभी हवा चलने पर खुद ब खुद हिलने लगते हैं। दिन में भी उस घर की तरफ देखने से अजीब सी ठंडक महसूस होती है और रात होते ही वो घर जैसे जिंदा हो जाती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि बहुत साल पहले इस घर में एक अमीर जमींदार के परिवार रहते थे। जमींदार, उनकी पत्नी और उनके 8 साल के बेटे रोहित। परिवार खुशहाल थे, लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसे हुए जिसे सब कुछ बदल गए। उस रात तेज बारिश हो रही थी। गांव के लोग अपने अपने घर में बंद थे, लेकिन उस हवेली से किसी के चीखने की आवाज आ रही थी। बचाओ, कोई मेरी मदद करो। पहले तो लोगों ने सोचे थे कोई सपने देख रहे होंगे, लेकिन फिर वो चीख और भी तेज हो गई। नहीं, मत करो ऐसा, छोड़ दो मेरे बच्चे को। उसके बाद वहां पे एक भयानक सन्नाटा छा गए। सुबह होते ही गांव के कुछ लोग डरते डरते हवेली की तरफ गए। दरवाजा आधे खुले थे और अंदर अजीब सी बदबू थी, जली हुई चीजों की और खून की। लेकिन सबसे अजीब बात थी, वहां से पूरे परिवार ही गायब थे। कोई नहीं जानते थे कि उस रात वहां क्या हुई थी। जमींदार, उसकी पत्नी और उनके बेटे के तीनों का कोई पता नहीं चली। गांव के लोगों ने वो घर ही छोड़ दिए। किसी ने अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं की।
लेकिन कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगी। रात में घर के अंदर से किसी के चलने की आवाज, किसी की चीखने की आवाज और कभी कभी एक बच्चे की हंसी भी सुनी जाती थी। गांव के लोगों ने उस घर को भूतिया मान लिए थे। धीरे धीरे ये बात फैल गई कि वहां जो गए वो लौट के नहीं आए। और फिर एक दिन दो लड़कों ने वहां जाने की हिम्मत की। भानुपुर गांव की गलियों में हमेशा ही सन्नाटे छाए हुए रहते थे, लेकिन उस शाम माहौल कुछ अलग सी थी। गांव के दो लड़के रवि और सुरेश हमेशा की तरह शरारत करने के लिए निकले थे। वो दोनों बचपन से ही साथ थे, हर जगह साथ घूमते थे, खेलते थे, छोटी मोटी शरारत करते थे। लेकिन आज उन्होंने तय किए थे वो उस शापित घर के अंदर झांक कर देखेंगे। रवि ने सुरेश की तरफ हंसते हुए देख के बोले, अरे तू डरता क्यों है? हम बस अंदर जाके देखेंगे कि कुछ है भी या नहीं। सुरेश ने धीरे से सिर हिलाई। उसे उस घर के बारे में सुनी कहानियां याद थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस घर के अंदर जो भी एक बार गए वो फिर नहीं आए। लेकिन रवि की जिद थी। वो दोनों धीरे धीरे घर के पास पहुंची। घर की दीवारें काली पड़ चुकी थी। छत से सूखे पत्ते टपक रहे थे और दरवाजे पर धूल की मोटी परत जमी थी। रवि ने अपने हाथों से दरवाजों को धक्के दिए। दरवाजे धीरे धीरे खुली। अंदर अंधेरे थे। सुरेश की सांसें तेज हो गई। रवि ने सुरेश के हाथ कस के पकड़ लिए और दोनों घर के अंदर चले गए। जैसे ही वो अंदर पहुंची, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई उनको। ऐसे लग रहे थे कि जैसे किसी ने हाल ही में यहां सांस ली हो। दीवारों पर अजीब से धब्बे थे, मानो कोई गंदे हाथ से उन्हें छूते रहे हो। फर्श पर धूल जमी थी, लेकिन एक चीज अजीब थी। धूल पर छोटे छोटे पांव के निशान थे। सुरेश की आंखें फैल गई। रवि, ये किसके कदमों के निशान है? रवि ने कुछ नहीं बोले। उसने धीरे से सामने देखे। एक टूटी हुई कुर्सी, उस पर एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी। तभी छुप गई। रवि और सुरेश दोनों ने एक दूसरे को गौर से देखते रहे। तूने बोला? सुरेश ने रवि को धीरे से पूछे। रवि ने सिर हिलाई। उनकी आंखों में डर थी। तभी कोने में एक हलचल हुई। एक परछाई हल्की से हिली और फिर वहां से एक आवाज आई। सुरेश ने धीरे से रवि को बोले, रवि चल भागते हैं। लेकिन
रवि आगे बढ़ चुकी थी। वो तब घर के सबसे अंधेरे कोने में थी और उसकी आंखें किसी को तलाश कर रही थी। फिर उसने देखी एक दरवाजे के पीछे से झांकती दो पीली आंखें। अब तुम्हारी बारी है, छुप जाओ। दोनों लड़कों ने एक दूसरे की तरफ देखते रहे। सुरेश ने धीरे से रवि को पूछी। तूने सुना? रवि ने सिर हिलाई। किसी का मजाक होगा। वो हंसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके आवाज में हल्की सी घबराहट थी। कमरे के अंदर घने अंधेरे थे, खिड़की टूटी हुई थी और ठंडी हवा अंदर आ रही थी। हल्की हल्की धीमी धीमी सी आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। फिर कोने में एक हलचल हुई। रवि और सुरेश दोनों की आंखें उधर चली गई। कोने में एक परछाई हिली। उन्होंने देखा एक बच्चा सफेद कपड़ों में झुके हुए थे दीवारों के कोने में। कौन है वह? रवि ने धीरे से पूछा। परछाई ने हिली। कौन हो तुम? इस बार सुरेश ने हिम्मत जुटा के पूछा। परछाई ने धीरे धीरे सिर उठाई। अब तुम्हारी बारी है, छुप जाओ। रवि ने सुरेश के हाथ पकड़ लिए। चल भागते हैं। दोनों पीछे भागने लगे, लेकिन तभी दरवाजे बंद हो गए। कमरे में ठंडक बढ़ने लगी, जैसे कोई अनदेखी साया उन पर नजर रख रहे हो। आईने में रवि और सुरेश का अक्स दिख रहे थे, लेकिन उनके अक्स हिल नहीं रहे थे। दोनों कांपते हुए पीछे हटे और फिर आईने में एक तीसरा अक्स थे, बिल्कुल उनके बीच में। वही बच्चा, उसकी पीले चमकते हुए आंखें। अब तुम नहीं बच सकते। दरवाजे अब बंद हो चुके थे। रवि और सुरेश के दिल तेजी से धड़कने लगे। कमरे में अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने अभी अभी उनके चारों तरफ बर्फ फैल दिए हो। हवा बंद हो चुकी थी, लेकिन अचानक ही घड़ी की आवाज अचानक ही बहुत तेज हो गई थी। रवि ने चारों तरफ देखा। दीवारों पर काले काले हाथ के निशान उभरने लगे थे। वो धीरे धीरे रेंग रहे थे, जैसे किसी की परछाई दीवारों पर जिंदा हो रही थी। रवि ने कांपते हुए कहा। सुरेश, यहां से निकलना होगा। सुरेश कुछ बोलने ही वाले थे, लेकिन अचानक कोई फर्श पर रेंग रहे थे। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। एक कोने में वही सफेद कपड़े वाला बच्चा बैठे थे, लेकिन इस बार उसके शरीर से धुआं निकल रहे थे। बच्चे का सिर धीरे धीरे एक तरफ झुक गए, जैसे उसकी गर्दन टूट चुकी हो। उसकी गहरी पीली आंखें सीधे रवि को ही घूर रही थी। फिर उसने अपनी आंखें उठाई
और दीवार पर खींचने शुरू कर दिए। छुप गए। सुरेश जोर जोर से चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज उनके कानों में ही गूंज के रह गई थी। तभी रवि ने देखे सुरेश की परछाई धीरे धीरे अलग हो रही थी। हाँ, वो परछाई अब उसकी नहीं थी, वो परछाई सुरेश से अलग होके खुद खड़ी हो गई थी। सुरेश जोर जोर से चिल्लाई, रवि कुछ तो कर, ये मुझे खींच रहा है। रवि ने उसके हाथ पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने सुरेश को खींची, उसके हाथ में बस खून ही लग रहे थे। सुरेश हवा में उड़ रही थी। एक अनदेखी हाथ उसके ऊपर उठा रही थी। उसकी गर्दन को चारों तरफ कुछ कस के रही थी, जैसे कोई रस्सी। और फिर सुरेश जमीन पे गिर गए, लेकिन रवि वो कभी नहीं मिली। क्या हुआ रवि के साथ? क्या वो सच में गायब हो गए, या अब वो भी किसी को छुप जाने के लिए बुला रही है? गांव में सुबह हो चुकी थी। सूरज की हल्की किरणें पुराने वीरान पड़े घर की दीवारों पर लग रही थी, लेकिन उस सुबह कुछ अलग ही थी। गांव के लोग उस घर के बाहर इकट्ठा हो गए थे। वहां सुरेश पड़े थे। उसका शरीर ठंडे हो चुके थे, जैसे सारी रात बर्फ में पड़ी हुई होगी। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कोई भाव नहीं थे। किसी ने धीरे से उसे हिलाई। सुरेश बेटा, क्या हुआ? लेकिन कोई जवाब नहीं आई। फिर उसने धीरे धीरे सर उठाई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, और फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। एक ऐसी मुस्कान जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। गांव वालों ने उसे घर ले जाकर बहुत पूछताछ की, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। दिन बीतते गए। सुरेश ने बोलना बंद कर दिए। वो सिर्फ एक ही काम करती थी। हर रात घर की खिड़कियों के पास बैठकर बाहर देखते रहते थे, जैसे कि किसी की इंतजार कर रही हो। एक दिन सुरेश की माँ उसे धीरे से पूछी, बेटा, क्या हुई थी उस घर में? वो चुप रहे। फिर बिना पलक झपके उसने जवाब दिए, वो छुपा है। कौन बेटा? रवि? सुरेश ने धीरे से सिर हिलाई। नहीं, रवि नहीं, अब वो कोई और है। आज भी गांव के लोग उस दिन के बाद उस घर के पास नहीं गए, लेकिन कुछ लोगों ने सुनी, रात के अंधेरे में जब हवा नहीं चल रही थी, तब कोई धीरे से कहती थी, छुप गए, अब तुम्हारी ही बारी है। अगर कभी भानुपुर गए तो उस घर के पास मत जाना, और अगर रात के अंधेरे में
कोई तुम्हें धीरे से पूछे छुप गए तो कभी जवाब मत देना। आप लोगों को क्या लगते है ये सिर्फ एक कहानी ही थी, या शायद नहीं?